कोरोना महामारी को लेके हर व्यक्ति ने अपने लेवल से काम किया, प्रयास किया कि आम जनता को राहत मिल पाए। इस दरमियान किस तरह से आम व्यक्ति के लिए काम करने के लिए जाने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से हम आज बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस कोरोना के अंदर आम व्यक्ति के लिए जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए क्या किया। दीपक जी, क्या किया आपने इस दरमियान? देखिए, इस महामारी के दौर में जहां सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने पहले दिन से सभी जिलों में प्रमुख लोगों से वार्ता की और कहा कि इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, लोगों की मदद करनी है। हम लोगों ने उसका हिस्सा बने। पहले हम लोग राशन का पैकेट बनवा कर लोगों में भेजने का प्रबंध में लग गए। फिर उसके बाद देखा कि बहुत सारे लोग बाहर से लौट कर आ गए, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम में लग गए। फिर लौटने वाले लोगों को सड़कों पर भी जो जिस तरह से लोग जा रहे थे उसके इंतज़ाम में लगे। हम लोगों ने अपने स्तर पर जहाँ डॉक्टरों की ज़रूरत के लिए पीपी किट वगैरह जो ज़रूरत थी उसकी पहुँचाने के प्रबंध में लगे। हमने कहा कि कोशिश थी हमारी भी कि उस काम में हमें भी शामिल होना है, और मैंने लोगों से आह्वान भी किया, अपने साथियों से भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश है, आप अपने गाँव स्तर पर, अपना ब्लॉक स्तर पर जहाँ भी हैं, एक इस दौर में आपको मदद करनी है लोगों की। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर इसमें आगे बढ़े। हम लोगों ने ये भी आह्वान किया लोगों से कि अभी राजनीति का विषय नहीं है, हम सब दलों की राजनीति छोड़कर एक बात करें कि हम लोग इस समय क्या मदद कर सकते हैं लोगों की। सब दल के लोगों ने जहाँ जो जिस लेवल पे था उसने अपनी कोशिश की है, पर समाजवादी पार्टी भी उसमें अपनी भूमिका निभाती रही है। दीपक जी, आज की डेट में सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लगातार मजदूर वापस लौट के आ रहे हैं। ऐसे में आप आम व्यक्ति से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने ये पहले भी जब आपने एक सवाल किया था, मैंने पहले भी आपसे बोला है कि लोगों में जब लौटने के इंतज़ाम को लेकर जो अव्यवस्था फैली है, जिसके कारण आज जो बीमारी का प्रभाव बढ़ रहा है कि लौटते समय अगर इंतज़ाम ठीक हो जाता, लोग समय पर घर पहुंच जाते, इस तरह से लौट के नहीं लौटते जिससे कि गाड़ी में बहुत सारे लोग भर के आए, ट्रकों में बैठ कर आए, पैदल बहुत सारे किलोमीटर चले हैं, जिनकी बच्चों की जान चली गई, किसी का परिवार कोई चला गया। तो बहुत व्यवस्था को लेकर मैं कह सकता हूँ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। मैं इसलिए नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी विपक्ष में इसलिए भूमिका, बल्कि जो प्रमाण सामने देखे हैं, पूरे देश ने देखा है, वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि ये फैसला लेते समय सरकार ने गंभीरता का परिचय नहीं दिया और विचार नहीं किया कि लोग कैसे जिएंगे, कैसे पहुँचेंगे। इसको लेकर लोगों को बड़ी संकट से लोग घर पहुँचे हैं। अभी भी लोग लौट रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि सुबह के वक्त यदि आप जाते हैं और किसी समय भी ये चौराहा जो आपकी झांसी में है, इस चौराहे पर अभी भी लोग आपको बाहर से आने वाले दिखाई पड़ते हैं। फिर दूसरा सवाल है कि लौटे लोग हैं, उनके इंतज़ाम को लेकर क्या सवाल है। अभी भी आज भी अभी मऊरानीपुर में एक आत्महत्या की, आज मौठ में भी एक व्यक्ति ने अटरिया गांव में आत्महत्या कर ली। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी निराशा फैली है। लौटने के बाद जो इंतज़ाम को लेकर बातें कही जा रही है, हकीकत में वो निचले स्तर पर है नहीं। अगर मनरेगा के काम की बात कह रहे हैं, वहाँ लोगों के नाम ही नहीं जुड़ने को तैयार नहीं है। लोग पहले से जो सूचीबद्ध हैं, पहले से जो लोग हैं वो परेशान हैं, और लोगों की संख्या बड़ी है। बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो गई। लौटे हैं बहुत सारे लोग, ऐसे भी हैं जो 2-4-5 साल बाद लौटे हैं, कुछ 6 साल बाद लौटे हैं घर, उनका राशन कार्ड भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इस समय सरकार को बहुत गंभीरता से इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। जो जिम्मेदारी है उनके हाथों में, वो जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने में बड़ा सहयोग कर सकती है। जहाँ तक हम लोगों ने अपील की लोगों से, और अभी भी आज भी करते हैं लोगों से, एक मानवीय संवेदनाएं जीवन में रखने की ज़रूरत है। जो लोग भी संपन्न हैं गांव में, मैंने उनसे बार बार प्रार्थना की है कि आज आपकी भी परीक्षा है। हम लोग सरकार के भरोसे ही नहीं बैठे, बल्कि अपनी भी कर्तव्य और जिम्मेदारी माने कि इस संकट के दौर में हमें अपने साथियों के, अपने परिवार के लोगों को बचाना है, उनकी मदद करनी है। झांसी मेडिकल कॉलेज में लैब शुरू की गई और आज झांसी के अलावा पूरे मंडल के अलावा और भी जिलों की जांच झांसी में हो रही है। व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो आंकड़े देख रहे हैं आप, जो आंकड़े इस देश के सामने आ रहे हैं कि जो तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, वो संख्या किस आधार पर बढ़ रही है? क्योंकि अभी डायग्नोज की जो सैंपल लिए जा रहे हैं, डायग्नोज हो रहे हैं मामले, उनमें संख्या देख रहे हैं। लेकिन ये देश तो 125 करोड़ लोगों से बनता है। अगर डायग्नोज का सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है देश में, मुझे लगता है जिस तरह से परसेंटेज आ रहा है बीमारी का, वो बड़ा भयावह है। इस समय बड़ी गंभीर विषय है। सारी चीज़ों को छोड़कर आदमी जिंदा कैसे रहे, कैसे हम इस बीमारी से उसको बचा सकें, कैसे जल्दी डायग्नोज होकर उसकी जान बच सके, इस पर बहुत बड़ी कोशिश होनी है। जहाँ तक झांसी का सवाल है, मैं कह सकता हूँ डॉक्टर अपनी जान पे खिलकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी संसाधन है, उन संसाधनों में बहुत काम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि झांसी न केवल उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता, बल्कि मध्य प्रदेश के 3-4 जिले जो बगल से लगे हुए हैं, वहाँ के मरीज भी आपकी जान बचाने के लिए झांसी में खड़े हैं।
तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अव्यवस्थाएं तो बहुत हैं, व्यवस्था के नाम पर तो मैं फिर कहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी आए, बहुत नाराज होकर चले गए, उन्हें लगा कि हमारी व्यवस्था फेल है, किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी करके गए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस दौर में जिस समय डॉक्टर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, बड़ी ज़रूरत है, लोगों की ज़िंदगी बचाने बड़े सहयोगी हैं, इस व्यवस्था को बहुत ताकत के साथ मजबूत करना पड़ेगा। कैसे हम दिन प्रतिदिन इसको अपग्रेड करें, कैसे डायग्नोस का सिस्टम और मजबूत हो, कैसे हम लोगों की जान बचा सकें, कैसे वेंटिलेटर बढ़ें, ये प्रतिदिन काम की ज़रूरत है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, ये गंभीर विषय है। देखिए, झांसी अभी डीएम ने एक खनिज के एक वीडियो के बाद में कार्रवाई की है, तो लगभग कार्रवाई तो अब हो ही रही है। खनिज के ऊपर भी जो अवैध खनन था उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सवाल तब उठेंगे जब आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से इतनी ये खनिज संपदाएं इतनी महंगी हुई हैं, खासतौर से बालू को लेकर हम कहें, जिसे गरीब आदमी तो मकान बनाने की कल्पना ही नहीं कर सकता। वहीं पर जो अवैध खनन की शिकायतें आ रही, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, या जो लोग शिकायत करने वाले हैं वो भी वही इन्वॉल्व हैं। आप सब देख रहे हैं, जिला परेशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर नियंत्रण होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, और कम से कम कीमत पर लोगों को कैसे बालू मिले जिससे वो गरीब आदमी अपना मकान की कल्पना कर सके, बना सके, ये कोशिश होना चाहिए। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि एक बार जरूर आप सोचते होंगे, समाजवादी पार्टी के समय में एक ट्रॉली बालू कितने की मिलती थी, और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कह रही थी कि हम लोगों को, गरीबों की मदद करेंगे, कितने की ट्रॉली मिल रही है। यही फर्क दर्शाता है गरीबों के प्रति किसकी सोच क्या है। दीपक जी, अखिलेश यादव जी के पास में आंकड़े कमज़ोर क्यों रहते हैं? अभी उन्होंने एक बयान जारी किया कि सरकार के पास में 70,000 बसें हैं। क्या था मामला पूरा? देखिए, अखिलेश यादव जी जो भी बात बोलते हैं उसके प्रमाण तथ्य होते हैं हमेशा। वो सब चीज़ों को वाच करके बोलते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया है, अखिलेश जी ने क्या बोला है अपनी बात में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास परिवहन बस, प्राइवेट बस, स्कूल बस मिला के जिनकी संख्या लगभग 70,000 होती है, अगर ये सब व्यवस्थाओं में कर देते तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, गरीबों की बड़ी मदद होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बदले में क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की परिवहन की कुल 12,000 बसें हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई भी जिले का व्यक्ति अपने जनपद के परिवहन कार्यालय में जानकारी कर सकता है कि परिवहन विभाग की कितनी बसें हैं? अगर 12,000 परिवहन विभाग की बसें पूरे प्रदेश की हैं, तो कम से कम 3 गुनी तो प्राइवेट बसें इस प्रदेश में ऑलरेडी हैं। तो भी आप सोच लीजिए कितनी संख्या पहुंच गई। उससे दुगनी बसें कम से कम स्कूल बसों से हैं हर जिले में। तो मैं कह सकता हूं कि उन्हें जानकारी की ज़रूरत है। कम से कम अपने विभाग में मुख्यमंत्री रहते तो ये पूछें कि प्राइवेट बसों के रजिस्ट्रेशन कितने हैं, कितने स्कूल बसेस के रजिस्ट्रेशन हैं। मैं सोचता हूं जिस दिन इस बात को जानकारी कर लेंगे, उन्हें महसूस होगा कि जो आरोप हमने लगाया है और जो संख्या, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अखिलेश यादव जी का बयान सही था, और उन्हें खुद सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बयान दिया है। अभी बीच में कांग्रेस की तरफ से 1,000 बसों की बात हो रही थी, कैसे देखते हैं? वो क्या एक स्टंट था केवल? मैं कह सकता हूं, मैंने कई बार पहले भी बोला है कि भाई हमें इस समय दिखावे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी 1,000 बसें लाने की बात कर रही थी। कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में सरकार में थी, अरे वहीं से लोग लौट रहे थे। अगर महाराष्ट्र से लौटने वाले लोग हैं, या राजस्थान से लौटने वाले लोग थे, या पंजाब से लौटने वाले लोग थे, वहाँ आपकी सरकारें थीं, आप कम से कम वहीं से इंतजाम करते थे। ये सब भाई भाई लेने की लड़ाई नहीं है। इस समय गरीबों की जान जोखिम में डली थी, मदद करने की ज़रूरत थी। मैं जहाँ से आपके प्रदेशों में, जहाँ आपकी सरकार थी, यदि आपने ठीक इंतजाम कर दिया होता तो ये 1,000 बसें कहकर आपको राजनीति करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं दोनों ही लोगों से कहता हूँ, कुछ मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल एक है। ये इनकी नीति गरीब किसान के प्रति बिल्कुल एक है, इनके फैसले एक हैं। इसीलिए हम समाजवादियों की समय समय पर इनसे झगड़ा इसी बात को लेकर है कि देश किसानों का है, मजदूरों का है। इनके बगैर ना कोई सरकार बन सकती है, ना कोई हुकूमत चलती है। इनका ही वोट है और इनका ही नोट है। सरकार बनने के बाद इनके ही पैसे से इनकी तरक्की के रास्ते दिखाने का सवाल है, और उसके नाम पर वोट देते समय गरीब आदमी की बात, किसान की बात, और फैसला करते समय उद्योगपतियों के लिए पूरे बजट का इस्तेमाल कर देना, यही गंदी राजनीति पिछले 70 साल में इस प्रदेश में हुई है, देश में हुई है। मैं कह सकता हूं, इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि अगर देश की सरकार के पास, जिसके पास मूल्य निर्धारण करने का अधिकार है, किसान फसल पैदा कर सकता है, पर उसकी कीमत देश की सरकार तय करती है। यदि देश की सरकारों किसानों के प्रति मनसा ठीक होती तो गांव के गांव कर्ज में नहीं डूबे होते, किसान मजदूरी में नहीं बदले होते। ये बड़ी बेइंसाफ़ी है। सवाल सिर्फ यही है कि किसान मजदूर कम पढ़ा लिखा है, वो भूली बातों में आ जाता है। इनके पास चालाकी है। आज मजदूर को जिस तरह से पीड़ित परेशानी उठाई उसने, मैं कह सकता हूँ यदि गुस्सा बना रहा तो ये दोनों दल, बड़े दल जो बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत छोटे होने में समय नहीं लगेगा चुनाव में। लेकिन ये मजदूर की कमजोरी जानते हैं ना, चुनाव के समय इस मजदूर को ये हिंदू बना देंगे और फिर एक बार वोट लेकर बड़े लोगों की मदद करेंगे, गरीब का फिर शोषण करेंगे।
किसान को मजदूर बना दिया गया अब तक की सरकार, ये एक बयान बड़ा जारी किया है दीपराज यादव ने। कुलदीप और जनरल न्यूज़ झांसी। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxury